साथ मार्केट बिग वॉइस में वैल्यू क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सीईओ रवि धर्मश्री जुड़ गए। रवि जी, स्वागत है आपका। आई एम श्योर ये डेटा पॉइंट्स आपने भी खूब पढ़े हैं ओवर द वीकेंड से। काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी उल्लेख किया गया है कि हाउस होल्ड कंजम्पशन कितना बदला है। तो जिस नींव पर भारतीय इकोनॉमी या फिर भारतीय बाजार में सबसे पहले निवेश होता था, उसी की मैं बात करना चाहूंगी। हम एक कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी रहे हैं पिछले 2 सालों से, लेकिन लगातार एक सुर में सभी कंपनियां कह रही थी और अभी भी कह रही हैं कि अर्बन में ज्यादा ग्रोथ है वर्सेस रूरल। ये डेटा पॉइंट तो कुछ और ही कहता है। No, I think from the listed market perspective, जो हमारा कंक्लूजन है वो सही है। जो सर्वे जो कह रहा है, मैं नहीं कहता कि वो सर्वे गलत है, बट लिस्टेड मार्केट के पर्सपेक्टिव से आप देखो तो कॉन्ट्ररी फोर्सेस चल रहे हैं। एक है कि कंजम्पशन कहाँ हो रहा है और कितना तेजी से हो रहा है, और दूसरा है कि वो उसका फायदा किस कंपनी को मिल रहा है। तो क्या वो लिस्टेड कंपनी को मिल रहा है या वो अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर को मिल रहा है। तो जहां पर अर्बन कंजम्पशन है वहां पर ज्यादा फॉर्मलाइजेशन हो चुका है, ब्रांडेड चीजें ज्यादा बिकती हैं। जहां पर रूरल कंजम्पशन है वहां पर शायद लोकल रीजनल ब्रांड ज्यादा बिकते हैं जिनका लिस्टेड मार्केट में रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है, इसीलिए शायद वो कैप्चर नहीं हो पा रहा है। दूसरा, एक 3 साल से एक गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है फ्री फूड ग्रेन्स की, इसकी वजह से भी शायद ये हो सकता है कि बिकॉज आपको फूड ग्रेन्स पर खर्चा नहीं करना पड़ता है, इसलिए आपका कंजम्पशन शायद अदर डिस्क्रिशनरी आइटम की तरफ मुड़ चुका है। बट ये दैट डज नॉट मीन के आपके पास ज्यादा डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पावर आ चुका है। आई थिंक दैट हैज बीन मिसिंग इन द रूरल इकोनॉमी ओवरऑल लास्ट 3 साल से पोस्ट कोविड। आई थिंक वो जब फार्म इनकम इंक्रीज होंगे, जब वेल्थ इफेक्ट बढ़ेगा, जब वेजेस बढ़ेंगे, तब जाकर वो उस पावर का नतीजा दिखेगा। एंड आई थिंक वी आर ऑल वेटिंग फॉर दैट। आई थिंक अगले 5-10 साल में नो डाउट कंजम्पशन बढ़ना है, और इसमें रूरल कंजम्पशन विल प्ले अ बिग पार्ट इन दैट, and we hope that the trends that are shown in the last few years continue going forward also. उस पर्सपेक्टिव पर, इस डेटा पॉइंट पर रवि जी, क्या इस समय यहां से आगे आपको लग रहा है जो अब तक मास मार्केट में सेल्स में पिकअप नहीं था, इन लिस्टेड प्लेयर्स, इन ब्रांडेड प्लेयर्स में, उसमें अब कुछ पिकअप आने के आसार हैं? वुड यू वांट टू पोजीशन योरसेल्फ एज अ बायर इन दीज स्टॉक्स? यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक है कि साइकिल टर्न हो रही है, तो साइकिल टर्न शायद और 6-12 महीने में हो जाए, बट दूसरा एस्पेक्ट होता है कि वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव हुए या नहीं। तो वैल्यूएशन अट्रैक्टिवनेस भी थोड़ी मिसिंग है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 6 से 12 महीने का गैप है, जहां पर थोड़े ट्रेंड और डिटेरियोरेट होंगे और थोड़ा वैल्यूएशन और बेटर होगा, तब जाके हम प्रोबेबली ये कंजम्पशन स्पेस को काफी विल बी मोर बुलिश ऑन दैट। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हम अपने रडार पर रख रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं कि या क्या साइकिल टर्न हो रही है और क्या वैल्यूएशन अट्रैक्टिव हो रहे हैं नहीं। रवि जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ डेली स्टूडियो से। एक अध्याय जो अब हम पीछे छोड़ के आए 5 दिन पहले या फिर पिछले हफ्ते, वो था अर्निंग सीजन। अब मैं आपके नज़र से, क्योंकि हर एक अर्निंग सीजन के बाद अब अपने अपने पीएमएस, अपने स्टॉक्स और आपके आई थिंक इंक्लूजन और एक्सक्लूजन की रणनीति बनाते होंगे, सबसे ज़्यादा इस अर्निंग सीजन में आपको क्या इंप्रेस करके गया, जिसके मद्देनज़र आप शायद किसी सेक्टर पे ओवरवेट हो जाएं और किसी को थोड़ा सा एग्जिट करें पार्शली? कैसा लगा आपको ये अर्निंग सीजन? कहाँ कन्विक्शन बढ़ा आपका? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। आई थिंक जहां पर हम पोजीशनड हैं वही एरियाज ज्यादातर यहाँ पर और भी अच्छे रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल गुड्स हैं। आई थिंक कैपिटल गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड कंपनीज और इंडस्ट्रीज काफी अच्छा कर रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस्ड इंडस्ट्रीज काफी अच्छा कर रही हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स इतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। एंड एज जो पहले बात हुई कि कंज्यूमर ओरिएंटेड कंपनीज भी थोड़ा द परफॉर्मेंस हैज नॉट बीन सो ग्रेट। So from that perspective, it has been more domestic infrastructure focused companies that are doing well. Real estate में भी top of the end is doing well. Affordable housing is not doing that well. Premium category के real estate अच्छे कर रहे हैं, तो उनके आसपास के real estate ancillary companies भी अच्छी कर रही हैं। So मोटा मोटी manufacturing और government capex related companies are the ones doing well. Financials में थोड़ा बहुत margin का impact था इस quarter में, बिकॉज डिपॉजिट्स की फाइट बहुत जोरों से चल रही है।
बट जहां पर ये जो एक दौर चला था कि हर एक फाइनेंशियल कंपनी अच्छा कर रही थी, अब शायद आगे चलकर उसका थोड़ा सेपरेशन होगा, जहाँ जिस कंपनी और जिस बैंक या एनबीएफसी की डिपॉजिट लेने की क्षमता ज्यादा होगी, वो बेहतर करेगा आगे चलकर। सो इक्विटी तो सबको मिल रहा है, बट डिपॉजिट सबको नहीं मिल पा रहे हैं और निम का प्रेशर बना हुआ है। बट एसेट क्वालिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है फाइनेंशियल्स में, तो दैट शुड डू वेल। वन मोर स्पेस जो काफी अच्छा कर रहा है वो है कैपिटल मार्केट्स एंड कैपिटल मार्केट्स रिलेटेड एंसिलरीज। तो चाहे वो एक्सचेंजेस हों, डिस्काउंट ब्रोकरेजेस हों, वेल्थ मैनेजर्स हों या मार्केट इंफ्रा कंपनीज हो, उन सारे कंपनीज के नंबर्स अच्छे आ रहे हैं। ओके, वाकई रवि जी आपने एक बात तो सही कही। आपका मतलब मेरा जब आपसे पहले भी प्रीवियस इंटरेक्शन हुआ उसमें आपका कैपिटल गुड्स पे काफ़ी कन्विक्शन था। मतलब 2020 से पोस्ट कोविड इनकी जर्नी कुछ और थी और मात्र इन 3-3.5 वर्षों में ये स्टॉक डबल हो गया। फॉर इंस्टेंस अगर आप एल को देखें, एल सिंस इंसेप्शन और आई मीन 1100-1200 रुपये का स्टॉक हुआ करता था और 1200 रुपये से आज 3500 रुपये। अच्छा, इस बार की जो अर्निंग्स है रवि जी यहाँ पे आई मीन 35% की अगर आप देखें ऑर्डर बुक में इजाफा, अभी भी क्या कैपिटल गुड्स आपको ऐड करने का मौका दे रहा है? और मिड कैप में भी थोड़ा सा आप जाएंगे? आई मीन फॉर इंस्टेंस आई मीन कैपिटल गुड्स कंपनियां अच्छा कर रही हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां अच्छा कर रही हैं, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनियां, फॉर इंस्टेंस एस वो 33-35 रुपये का स्टॉक आज 1200 रुपये का है। तो आप फुली आई थिंक अपने आप को यहाँ पे कमिटेड रख रहे हैं लार्ज कैप मिड कैप में भी। आपका व्यू यहाँ पर? तो पहले मैं साइकिल का क्वेश्चन एड्रेस करूंगा, फिर आऊंगा वैल्यूएशंस पर। साइकिल की बात करें तो ये अभी भी काफी अर्ली स्टेज साइकिल है। अभी तक जितनी भी कैपेक्स साइकिल चली है लास्ट 3 साल से, वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ड्रिवन कैपेक्स है। स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट कैपेक्स का अभी तक योगदान काफी कम रहा है इन दिस कैपेक्स साइकिल। दूसरा, आप अगर कंपेयर करें प्रीवियस जो कैपेक्स साइकिल थी हमारी, जो 2002-3 से शुरू हुई थी और 2008-9-10 तक चली थी, उसमें जो कंपनियों की जो साइज चेंज हो गई थी, जो उनका पीक मार्जिन हुआ था या जो स्टॉक रिटर्न्स बने थे, उस मुकाबले लग रहा है अभी भी हम बिगिनिंग ऑफ द साइकिल में ही हैं। यस, क्या होता है कि जब बिगिनिंग ऑफ द साइकिल होता है तो अर्निंग्स से पहले स्टॉक प्राइस भाग जाते हैं, तो ये इनके सारे पीई मल्टीपल हमको 80-90-100 दिखने लगते हैं, क्योंकि अर्निंग्स अभी आना बाकी है, बट स्टॉक प्राइस पहले ही भाग चुके हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि इन्हीं वैल्यूएशंस पर एंटर करना चाहिए, बट अगर आप थोड़ा 3-4 साल का व्यू लें तो ये साइकिल अभी भी खत्म नहीं हुआ है। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आपको शायद बेटर एंट्री पॉइंट मिले, तो उस वक्त आपको जरूर इसमें एंट्री करना चाहिए। One more thing that is different from the previous cycle is that previous cycle was driven a lot by steel capex, road capex, thermal power capex and real estate. इस बार जरा capex का ये देखें, मिक्स देखें तो अलग है। यहाँ पर न्यू ग्रीन एनर्जी का ज्यादा योगदान रहा है। पावर में ऑफ कोर्स है, बट पावर में अगेन कोल नहीं है। रियल एस्टेट में हो रहा है, बट रियल एस्टेट में अगेन थोड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है और प्रीमियम एंड पर है। प्राइवेट सेक्टर का जो कैपेक्स है वो काफी ब्रॉड बेस्ड है। फार्मा, केमिकल्स वगैरह जैसे सेक्टर्स में होता है, जहां पर एम्फोसिस ज्यादा हेवी लार्ज इंडस्ट्रियल कैपिटल गुड्स पर नहीं होता है, बट छोटे प्रोडक्ट कंपनीज और कंज्यूमेबल कंपनीज जो होती हैं उन पर ज्यादा असर पड़ता है। तो वो उस तरह की कंपनियां ज्यादा बेटर कर रही हैं। सो ये थोड़े डिफरेंसेस है एज कंपेयर टू प्रीवियस साइकिल, बट इसमें कोई डाउट नहीं है कि साइकिल अभी शुरू हुई है। मार्केट ने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है, इसलिए थोड़े भाव अभी ज्यादा बढ़े हुए हैं, बट एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको अच्छा एंट्री पॉइंट मिलता है तो आपको जरूर कंसिडर करना चाहिए। साइकिल अभी पूरी नहीं हुई है। ओके, एक छोटा सवाल, सरकारी कंपनियों में आप अभी भी क्या नया निवेश कर रहे हैं रवि? हम ऐसे नहीं सोचते कि ये गवर्नमेंट कंपनी है, इसमें मुझे निवेश करना है, या गवर्नमेंट कंपनी नहीं है। हम ये देखते हैं कि अगले 5 साल किसका बिजनेस आउटलुक अच्छा है, फिर हम देखते हैं कि वो कंपनी किसकी ओन्ड है और क्या हमारा और उनका अलाइनमेंट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं। सो फॉर एग्जांपल, अगर आप देखें तो पीएसयू बैंक्स में तो स्टेटेड इंटेंट है गवर्नमेंट का कि यहाँ पर उनको कंसोलिडेट करना है। अब यहाँ पर आपकी जो कंपनी है विल एंड अप बीइंग एन एक्वायरर या इट विल एंड अप बीइंग एक्वायर्ड, विल डिटरमाइन वेदर आपका और उनका इंटरेस्ट अलाइंड है कि नहीं है। जैसे पहले राउंड में हुआ था जो कंसोलिडेशन, वहां पर जनरली जो एक्वायरर होता है उसको सस्ते दाम में
दिया जाता है, पर जो अक्वायरर होता है उसके लिए भी अगले 2 साल 3 साल थोड़ा इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम आता है। सो वी विल अवॉइड दैट काइंड ऑफ अ सिनेरियो जहां पर एक एक्विजिशन और कंसोलिडेशन ड्रिवन स्टोरीज हैं। बाकी फॉर एग्जांपल डिफेंस है, तो डिफेंस में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो पीएसयू, बिकॉज आज की तारीख में डिफेंस सेक्टर पूरा पीएसयू सेक्टर ही है, और वहां पर जो मोनोपोलीज हैं उनका राइट टू विन है। एक ही कंपनी है जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर बना सकती है, एक ही है जो वॉरशिप्स बना सकती है, फ्रिगेट्स बना सकती है, तो उसका तो फायदा उन्हीं कंपनियों को मिलेगा। और वहां पर हमारा और गवर्नमेंट का इंटरेस्ट अलाइंड है, बिकॉज गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारा इंपोर्ट बिल कम हो और ज्यादा मेड इन इंडिया इक्विपमेंट हो, और हमको भी यही चाहिए कि इन्हीं बिजनेसेस को ज्यादा बढ़त मिले, और दैट इज व्हाई वी आर ओके विद पीएसयू डिफेंस। Okay. तो हम ऐसे नहीं काटेंगे मार्केट को कि ये गवर्नमेंट ओन कंपनीज है, ये नॉन गवर्नमेंट ओन कंपनीज है। हम पहले देखेंगे कौन से बिजनेसेस अच्छे लग रहे हैं, फिर देखेंगे कि वहां पर कौन सी कंपनीज हैं जो जिनका राइट टू विन है, जो और- यहाँ पर वैल्यू क्रिएट कर सकती और है। उसमें आपने साफ कह दिया है कि यू लाइक डिफेंस, और आपने नाम भले ही ना लिया हो, लेकिन हाल, बीडीएल, मसगांव, ये कुछ अपॉर्चुनिटीज क्लियरली इस समय अभी भी अट्रैक्टिव है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि हमारे लिए समय निकालने के लिए। चलिए अब